पहलगामच्या घटनेनंतर देशभर खरं तर संताप हा व्यक्त केला जातोय. आतंकवाद्यांना या कृत्याचा धडा शिकवा अशी देखील मागणी ही केली जाते. माझ्यासोबत आता नायक दीपचंद आहेत, ज्यांनी खरं तर कारगिल युद्धामध्ये देखील ते स्वतः सहभागी देखील होते. अ, सर, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जय हिंद। पहलगाँवमध्ये जो भी हमारे साथी मृत्यु झाली है, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और इस घटना को मैं जो देखता हूँ, ये हमारी एक आत्मा के ऊपर अटैक है। जो भी हमारे साथ हादसा हुआ है, क्योंकि हमारे नागरिक है अभी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अपने देश के अंदर ये हालत है, तो विदेशों की हम क्या बात करेंगे। और एक नज़रिया मेरा ये है कि इसके अंदर किसी न किसी का हाथ जरूर है, अपने अंदरूनी बंदे का, चाहे वो राजकारण का हो सकता है, चाहे आम आदमी का, क्योंकि बिना इतनी इन्फॉर्मेशन के वहाँ तक पहुँचना अपने अंदर वाले बंदे की, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कोई न कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई है, तब वो अंदर आए हैं और उनको फिर भागने का रास्ता भी दिखाया गया कि आप यहाँ से भाग जाइए मतलब। तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर उस जो गद्दार को ढूंढा जाए, जिसने ये कार्य किया हुआ है। हम बाहर वालों को तो, पाकिस्तान तो हमारे को सामने नज़र आ रहा है, मगर वो गद्दार हमको नहीं नज़र आ रहा जिसने ये, इसके पीछे इसका हाथ है। तो सबसे पहले मैंने उस जो चाणक्य था, या जिस मतलब अपना जो अफजल गुरु गैंग का जो बंदा था, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है पहले। तो ये बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि आज तक सेना के ऊपर अटैक देखे हैं आप लोगों ने, मगर टूरिज्म के ऊपर ये पहला अटैक है जितना बड़ा, और वो भी हमारे भिन्न भिन्न प्रांतवाद से वहाँ पर आए हुए हैं, जिसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। वहाँ पर एक एक आम जनता, आम बच्चा, आम नागरिक एक अपने देश के अंदर एक चहल पहल की नज़र में अपना धूमधाम से घूमने के पिकनिक टूर टूर पे गया हुआ है। और वहाँ पर उसको ये दिमाग में भी नहीं कि हमारी ये अंतिम पिकनिक टूर होगी या अंतिम सांसें ले रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत ही दुखदाई है। और जैसे उन लोगों ने अटैक किया है, ये पूछ करके अटैक किया है, नाम पूछे गए हैं बाकायदा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। बाकायदा आधार कार्ड भी कईयों के देखे गए हैं, तो बताया गया कि आप हिंदू हैं, तो उनके चुन चुन के मारा गया है। तो ये भी एक, ये टेररिज्म एक गलत का है, क्योंकि हम लोग बोलते तो हैं कि आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, मगर यहाँ पर जाति का मतलब आ चुका है। अरे वो क्यों आया है? क्योंकि 2-3 दिन पहले, पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के जो जनरल हैं, अभी वो चेंज आने वाले हैं, तो उन्होंने भी यही एक हिंदू मुसलमान के ऊपर बिल्कुल एक स्पीच दी थी। तो ये उसका भी सीधा सीधा असर है कि उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि हमेशा से जो पाकिस्तान की सेना है, उनका जो जनरल रहता है, वो जाते जाते हुए तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई कुछ ऐसा करके जाएं जिससे कि हमारी कुछ न कुछ और 1-2 साल बढ़ जाए, मतलब जिससे कि हमारी ये कुर्सी ना जाए। तो एक उनका भी हाथ हो सकता है, और उनके साथ साथ में हमारा जो अंदरूनी बंदा है, उसको ज़रूर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारा अंदर वाला बंदा है, जो वहाँ तक लेके आया है इन चीज़ों को। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने कोई इसमें शामिल होगा? ये जो इलाका है पूरा पहलगाम, वो कैसा है और बॉर्डर से कितना दूर है? ये आतंकवादी जो है ये इधर तक कैसे आ सकते हैं? सर देखो, वो बॉर्डर से नज़दीक हैं, और मेन प्रॉब्लम है कि वहीं से हमारी जो अभी आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा सूत्र शुरू होने वाले हिंदुओं के लिए, तो वो मेन गढ़ है सर, पहलगाम से होकर ही जाती है मतलब। और मैं ये बोलता हूँ कि क्यों मैं मानता हूँ वहाँ पर इतना टूरिज्म रहता है। पहली बात तो वहाँ पर पोस्टें थी पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी मुद्दा आता है कि वहाँ से जब हमारी पोस्टें हटा दी जाती, हमारी सेना कम कर जाती थी, उससे भी पूछा जाए कि भाई क्यों हटाई गई थी, किससे पूछ के हटाई गई थी, किसका आदेश था वहाँ पर जो सेना कम करने के लिए। क्योंकि सर 2000 टूरिज्म वहाँ पर घूम रहा है, वहाँ पर ना एक पुलिस वाला है, ना कोई एक आर्मी का बंदा है। तो कुछ ना कुछ तो राज हो सकता है ना, क्योंकि इतना बड़ा टूरिज्म एरिया जहाँ पर विदेशी भी आते हैं, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नहीं है, वहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं, हर मजहब, जाति, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सब आदमी आते हैं। तो वो इतना खुला एरिया, इतना वातावरण एरिया अपना स्मार्ट होगी, टूरिज्म को थोड़ी पता कि यहाँ पर अटैक होएगा। और कभी ऐसे हुआ भी नहीं था। आप अपना इतिहास उठा लो, कितनी पिक्चरें थी हमारी जो पहलगाँव में ही बनी हुई है, और मेन हमारी अमरनाथ यात्रा वहीं से जाती है। तो आज तो ये डर होगा कि अमरनाथ यात्रा में क्या हो सकता है। आजकल तो पल पल की हमारे को एकदम खौफ हो गया आम जनता के अंदर, कि पता नहीं कब क्या हो सकता है। और रही बात आपने उसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वहाँ पर हाइटेड है, वहाँ पर जाने के लिए कम से कम नीचे से ऊपर जाने के लिए 1 घंटा या आधा पौना घंटा लगता है, सवा घंटा भी लग सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको भी टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है। वहाँ पर ऐसे प्लेन एरिया नहीं है। वो जो सोची समझी शायद इसलिए थी, क्योंकि क्योंकि कई दिन तक वाचिंग किया होगा, और ये वाचिंग कर कर के ही ये इसको इल्ज़ाम दिया गया है। और इल्ज़ाम देने के बाद में भी हम क्या कर सकते हैं। अभी हमारे लिए तो एक जैसे नई कहानी शुरू होगी, न्यूज़ वालों को एक नई न्यूज़ मिल चुकी है, और मुंबई वाले जो राइटर है वो अपनी राइटिंग शुरू कर देंगे, अभी उसके ऊपर एक पिक्चर निकल जाएगी, जैसे हमारी पीछे भी निकली गई है। हम लोग फिर वही जनता जो आज हाय तौबा कर रही, फिर उसको पिक्चर को देखेगी, और देखने के बाद में फिर वही उसको कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, एक मनोरंजन के टाइप में, मगर फिर चंद से सेकंड में भूल जाएंगे मतलब।
मगर जिसके परिवार का व्यक्ति गया है, जो एक कमाने वाला, कल परसों मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी है जो बोलता है कि मोदी जी को, बच्चा छोटा बोलता है कि फौज को ऑर्डर दे देना चाहिए, मतलब तो कितना एक भावुक पल था, मतलब एक इकलौता जिसका परिवार का चला गया है इस हादसे के अंदर, जिसको पता भी नहीं था कि मेरी ये अंतिम यात्रा होगी, और उसका एक छोटा बच्चा, उसने, उसको होश भी नहीं, उसको 5 से 7 साल का, तो उसकी क्या वर्डिंग थी कि उनको मार दो जिसने हमारे पापा को मारा है, मतलब। तो ये सर जो हमारे उन जो व्यक्ति गए हैं 26 से 28, उनके ऊपर अटैक नहीं है, पूरी भारतीयता के ऊपर अटैक है, पूरी हमारी अंतरात्मा के ऊपर अटैक है। अब की बार जैसे हम बोलते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं सर, अभी एक मौका है, हमारी सेना के पास में पूरा प्लानिंग है, पूरी सेना सक्षम है, एक ऑर्डर की ज़रूरत है, बस ऑर्डर दे दिया जाए, और ताकि बार बार ये झंझट ना आए, जितना भी पीओके है वो हमारे अंडर पूरा आ जाए। हमें ऐसे हनुमान की ज़रूरत है जो आज भी लंका के अंदर जा करके लंका को जला करके वापस आ सकता है, और आज भी हैं हमारे सक्षम में, आज भी ऐसे ऐसे उतनी ताकत भी सब ताकत है सर, आज भी हमारे ऐसे ऐसे अर्जुन हैं, सच बात है। बिल्कुल। और अर्जुन के रहते हुए क्यों अभिमन्यु शहीद हो, ये तो अभिमन्यु ही थे ना सर, क्यों ये शहीद हो रहे हैं? जब हमारे पास अर्जुन है तो क्यों अभिमन्यु शहीद हो रहे हैं? अर्जुन को आगे आना चाहिए। जिस तरह हम लोग बोलते हैं, ये थोड़ी बात कड़वी लगेगी, जिस तरह बोलते हैं हमारा देश अब सुरक्षित हाथों में है, तो सुरक्षित हाथों में होने के बाद में भी ये क्यों हो रहा है, क्वेश्चन तो उठेगा ना सर। और ये राजकारण नहीं है, क्यों हो रहा है ये? मैं एक सैनिक होने के नाते बड़ा पीड़ा होती है, काश उस टाइम हम भी आज वहाँ पर होते। चलो मेरी कंडीशन भले ही ऐसी है, मगर आज भी एक खून दौड़ता है सर कि साला हमारे रहते हुए हमारे व्यक्तियों के ऊपर ऐसे मार के बंदे चला जाए, और फिर तमाशकीन बने बंदे वहाँ जा करके अपना तमाशा करे, वहाँ की कुछ बंदे जा करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी तो पूरा सर हमारी जो सेना है, चौथी बड़ी सबसे देश की सेना है, और सेना को भी एक मौका है कि इस भारतवर्ष के नमक को चुका सके, क्योंकि सेना इसलिए भर्ती होती है कि इसके लिए कुछ कर सके, इस मातृभूमि के लिए। तो अभी मौका है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि अपनी सरकार को एक खाली ऑर्डर देना चाहिए कि मूव। बाकी इंडियन आर्मी, हमारे जनरल, हमारे पास इतना बड़ा प्लानिंग है, इतनी बड़ी आर्मी है कि मैं बता रहा हूँ 2 दिन के अंदर पीओके वगैरह हमारे अंडर में होगा। और ये कदम अभी भी नहीं उठाया तो बार बार जैसे हम लोग हाथ पर ताड़ी छक्कों की तरह मारते रहेंगे, ये बार बार मौका नहीं आएगा सर। अभी एक मौका है जिससे कि पूरा विश्व अपने साथ में है, इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि मोदी जी को भी बोलता हूँ कि आपको भी एक शेर की माफिक, अभी अंतिम क्षण में आप प्रधानमंत्री हो, और एक आपके लिए भी एक ऐसा बहादुरी का काम है कि युगों युगों तक याद करे जाओगे। दे दो एक बार, देखी जाएगी सेना को मौका, दो हाथ होने दो, आर्या पार, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो भारतीय सेना देख लेगी। आप खाली मूव या गो एक बार बोलिए सर, मेरी बड़ी तमन्ना है। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही बोला जाता है सर कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुआ था, पहले भी अपने कितने, पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, मतलब क्या निकला क्या? सर्जिकल स्ट्राइक में हम 5-10 मार करके, फिर ये पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमने सोचा पाकिस्तान चुप हो जाएगा, क्या हुआ? लेकिन फिर जो गुजा गया सर, ये एक वो मरा हुआ सांप है, यानी कि घायल सांप है, जिसको हम छोड़ेंगे ना तो ये फिर दोबारा डसेगा पुनः पुनः। तो इस सांप को अभी कुचल देना चाहिए बार बार। क्या करना चाहिए? क्या मैंने बोला ना आपको, आर्मी को ऑर्डर दे देना चाहिए। जिस पीओके के लिए हम लोग, जितने भी नेता लोग भी जाते हैं, छाते ठोक के बोलते हैं ना कि पीओके के लिए हम जान दे देंगे। आप लोगों को जान देने की जरूरत नहीं है, जान देने के लिए हम बैठे हैं ना। आप खाली ऑर्डर दो और देखो फिर हमारी सेना का कमाल, भारतीय सेना का। आप मौका दीजिए, खाली आप बातें मत करिए। अभी ये बातों का मौका चला गया, ये मीटिंग फिटिंग सब कुछ खत्म करिए, और आप स्वयं जिस तरह आप हर चीज़ के लिए आगे आते हैं, अभी भी आपको आगे आइए और भारतीय सेना को सीधा बोलिए मूव, और फिर देखिए कमाल जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो कम से कम सुकून में चले। सर हम चले जाएंगे कोई बात नहीं, हमारी सेना के अंदर कुछ सैनिक चले जाएंगे, मगर आने वाला देश तो सुकून की ज़िंदगी जिएगा ना सर। कब तक हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कब तक हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे सर? कब एक होगा सर? हम कम से कम आज मौका है, पूरा देश इस तिरंगे के लिए तो एक हो जाए। हम लोग वैसे ही टूट रहते हैं, और आज भी अगर हिंदू एक नहीं हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं, या मजहबी नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज सब आदमी विपक्ष और विपक्ष एक ही है ना अभी तो फिर किस चीज़ का इंतजार हो रहा है हमारे को? बार बार हमको ही क्यों मौके खानी पड़ रही है? बार बार हमको ही क्यों करना पड़ता? हम ही क्यों गंगा जमुना की तहजीब के ऊपर चलते हैं? हम ही क्यों बार बार माफ़ करेंगे? क्या हमने कसम खा रखी है कि बार बार हम माफ़ करें? और कितनी देर माफ़ करेंगे सर हम लोग? और अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी तो हम बोलते हैं हिंदू खतरे में, तो हिंदू खतरे में आ चुके हैं। अगर सबकी बात देखी जाए तो नाम पूछ करके मारा गया ना, तो फिर अभी तो हिंदू प्रधानमंत्री है, तो किस चीज़ का इंतजार है फिर? पाकिस्तान बोल रहा है कि इस हमले में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमारा कोई हाथ सर नहीं है। देखो, हर आदमी तो बोलेगा ही बोलेगा कि हमारा हाथ में नहीं है। बिल्कुल, अभी उनके जनरल ने स्पीच दिया सर, पिछले महीने ही स्पीच, पिछले हफ्ते ही स्पीच दिया था उन्होंने, इसी हिंदू मुसलमान के ऊपर ही दिया था, और उसी के ऊपर ये अटैक हुआ है। और जो अपने अंदरूनी भी हैं, ऐसा बात नहीं, अंदरूनी भी राजकारण का भी हिस्सा हो सकता है अपना भी, तो
क्योंकि आप भी पिछला इतिहास उठा लो, कोई न कोई पिछली इंक्वायरियों में क्या हुआ, अभी तक पता नहीं चला किसका हाथ था। और अभी बड़ा उदाहरण तो आप जब 26/11 हमला हुआ था, हम लोगों ने पाकिस्तान को प्रूफ करके करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए कि जी ये देखिए आपका पाकिस्तान का ही था ये। लेकिन फिर भी क्या निकला सर आपने, हमने प्रूफ करके के सब कुछ कर लिया, लेकिन निचोड़ क्या आया। मैं चाहता हूँ कि आज भी जो भारतीय सेना के अंदर काबिलियत है, उसके अंदर एक हुनर है, और आज मौका है उसको दो दो हाथ करके उस हुनर को चखने का भी मज़ा आएगा और पकड़ने का भी मज़ा आएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एक बार जो भी होगा, मोदी जी गो का ऑर्डर दीजिए, मूव टू युद्ध, तभी एक जीवन का एक अध्याय पूरा होगा। और आपको भी ये आने वाली पीढ़ी, आने वाले अपने बच्चे जिनको हम बोलते हैं कि भविष्य है, वो आपको युगों युगों तक याद करेंगे कि हाँ, जिस पीओके के लिए हमने इतने सालों से युद्ध हो रहा है, वो पीओके आपके रहते रहते हमारे अंडर मिल चुका है। फिर उसके बाद कभी भी कुछ भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसे हम बोलते हैं वहीं से आते हैं ना वो पीओके से। तो पीओके जब अपने अंडर आ जाएगा तो कहाँ से आएंगे बंदे। तो उसी टाइम सांप की तरह पाकिस्तान को कुचला जाएगा और उसकी एक रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और कुछ नहीं कर सकता है। और बाहर की भी धमकियाँ मैं बोलता हूँ ना, जब बांग्लादेश अलग हुआ था तब भी तो धमकी दिया था ना अपने को। तो धमकियों के लिए वहाँ उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नहीं सुनी ना। तो आज आप भी मत सुनो ना, देश के हित की बात है ना। आप हर टाइम बोलते हो कि हम अपने देश के लिए, बोलने की बातें बहुत अलग है। अभी आप किसी की मत सुनिए, आप अपने मन की सुनिए और हमारे भारतीय सेना को, जनरलों को, तीनों सेनाओं को बुला करके ऑर्डर दे दीजिए और फिर देखी जाएगी जो होगा। देश आपके साथ में है, पूरे युवा आपके साथ में। और उन युवाओं को भी बोलना चाहता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले हिंदू मुसलमान के ऊपर या तलवारें उठा कर घूमते रहते थे। तो आज मौका है मेरे भाइयों, मैं आपको सबको एक जगा रहा हूँ और एक अलग निरंजन कर रहा हूँ कि आइए, बम भोले का नाम लेकर के, शिवजी महाराज का नाम लेकर, जो भी हम भगवान को मानते हैं और जिस भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अभी मौका है दो दो हाथ होने का। अगर ज़्यादा गर्म खून है तो आप पहुँचिए बॉर्डरों के ऊपर और देश की आन बान शान के लिए भारतीय सेना का साथ दीजिए, ताकि ये अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने जैसे बोला कि युद्ध किया जाए, लेकिन युद्ध करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि बाद में अगर देखा जाता है कि फाइनेंशियल हो या इधर भी हम पीछे पड़ जाते हैं इतने बहुत। सर पीछे तो पड़ने वाले हैं। पहली बात तो हमारी सेना को इतनी सैनिक कम कर दी, 1,80,000 के आसपास हम लोगों ने भारतीय सेना कम कर दी। क्यों कर दिया गया? क्या किसके लिए पैसा बचा रहे हो आप? वो पैसा क्या काम आ, जब हमारे सैनिक देश के, हमारे जो आम जनता ही सुरक्षित नहीं है, किसके लिए बचा रहे हो आप? मेरे को बताइए आप पैसा। तो क्यों नहीं आप कटौती कर सकते? क्यों नहीं ये नेता अभिनेता जितने भी पुड़ारी घूम रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के अंदर कम कर रहे हैं, वो लोग कम करिए ना। अभी राष्ट्र की बारी है ना, छोड़ दो सब सिक्योरिटियों को, कोई आपको मारेगा नहीं अगर आपके अंदर देशभक्ति पैदा होगी तो। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, उस फौज को वहाँ पर बॉर्डर पर लगाइए और आप भी खुद हथियार उठाइए। आज अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो वहाँ के मंत्री भी, नेता लोग भी हैं जो बंदूकें उठा के घूमते हैं। तो आप भी, ये मौका है। सेना के साथ वैसे वर्दी पहनने से कोई सैनिक नहीं बनता है, वर्दी पहनने की जरूरत भी नहीं है। आप मशीन गन उठा करके और आप साथ में लड़िए, तब मजा आएगा कि हाँ, हमारे अंदर कितनी देशभक्ति है। बातों से काम नहीं चलेगा। मतलब ये मौका है, जो भी होगा। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जगह फाइनेंशियल क्यों आती है? अपना जब बजट बढ़ाते हैं तब फाइनेंशियल नहीं आती। तो अभी भारतीय सेना के लिए क्यों फाइनेंशियल की बात करी जा रही है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी 2 महीने की, 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, हम कुर्बान देने के लिए तैयार। आज भी इस कंडीशन में भी, भले ही 2 महीने की हमारी पेंशन काट दी जाए, कोई बात नहीं होती है। हम आज भी देश के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं और मौका मिलेगा तो इस कंडीशन में भी जहाँ पर बोलोगे वहाँ पर ड्यूटी के लिए तैयार रहेंगे। मतलब उस चीज़ के लिए हमें आज भी गर्व है कि हम ये वर्दी पहन रखी है। और ये वर्दी नहीं सर, हमारे देश के अंदर आत्मा है। हर सैनिक यही चाहता है कि इस मातृभूमि के लिए जो हमने नमक खाया उसका कर्ज चुकाने का मौका है। बार बार मौके नहीं मिलते हैं। सैनिक की बात हो रही है, अभी की क्या हालत, यानी सैनिकों की सब छुट्टी कैंसिल हो चुकी होगी, क्या सैनिकों पे सबसे अभी ज़्यादा पीड़ा तो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पीड़ा तो ये तो नेता लोग, तो अभी मैंने बोला ना आपको कि एक कहानी है सेपरेट लिख दी जाएगी, नेता लोग की भाषणबाजी है, न्यूज़ वाले भी अपना न्यूज़ दिखा देंगे। मगर सबसे ज़्यादा पीड़ा किसको? ये एक आम नागरिक को। वो सोचता है घर से बाहर निकलने के लिए कि मैं कहाँ जाऊँ घूमने के लिए, या इधर सुरक्षित नहीं तो कहीं इधर भी तो मुझे कुछ नहीं हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि उसके घर का आजू बाजू भी उसको डर रहेगा कि यार अभी क्या हो सकता है। और दूसरी पीड़ा हुई हमारे सैनिकों के लिए, उनकी छुट्टियाँ जिसकी थी वो बंद कर दी गई है, घर से बुला लिए गए हैं वापस। ऑर्डर तो तक ही किसको है? जो बंदा 6 महीने के बाद उसका टर्न ओवर आने वाला था, अब इस कंडीशन से उनको हताश हुई ना। और हमारे सेना में तो पहले तो टेलीग्राम आता था, आज के टाइम में टेलीग्राम नहीं है। आज के टाइम में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाएगा आपको या फ़ोन आ जाएगा। अगर आप ट्रेन में भी हो, सपोज को आपकी ट्रेन 11 बजे पहुंच रही है, आपको मैसेज 10 बजे आ गया तो आप वापस आ जाओ, घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है। हम लोग ये भी नहीं सोच सकते कि अपने बीवी बच्चों को कम से कम एक बार दर्शन कर ले, नहीं। हमारे लिए राष्ट्र ज्ञान बान शांत तिरंगा, क्योंकि देश ने बुलाया है और उसी के लिए हम भर्ती हुए सर। तो ये एक सैनिक की परिभाषा है। ये हर भारतीय सैनिक यही चाहता है कि मुझे मौका मिला है। बीवी बच्चे बाद में भी हम देख सकते हैं, मगर हमारा परिवार क्या है? हमारा परिवार पूरा वसुदेव कुटुंबकम, जैसे मेरे टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है, सर्वत्र जयतु इकबाल, सभी धर्मों का पालन करो। ये पूरा ही परिवार, भारतवर्ष ही हमारा परिवार है।
सैनिक कभी भी ये नहीं बोलता कि ये मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे नहीं। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा भारतवर्ष को मानते हैं। तो सैनिक हमेशा तत्पर रहता है, जब भी उसको मौका मिले वो टाइम नहीं देखता है कब रात है या दिन है, बस हमेशा यही चाहता है कि मैं मेरे देश के लिए कब काम आ सकूँ, और हंसते हंसते भी इस मातृभूमि के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है सर। तो मैं चाहता हूँ अभी मौका मिला है, जैसे वो शोले फिल्म के अंदर बोला गया था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए, तो इससे बड़ा लोहा शायद ही ज़िंदगी में मैं अपने पंत प्रधान जी से यही अनुरोध करता हूं कि मोदी जी शायद ही इससे ज़्यादा गर्मी बाद में कभी आए, तो इस गर्म चीज़ को आप भी हथौड़ा मार दो और दे दो भारतीय सेना को ऑर्डर। जो देखा जाएगा आगे देखा जाएगा, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आपण बघत आहोत खरं तर ही माजी सैनिकांची मागणी आहेत. आत्ता खरं तर ही वेळ आहेत आणि तुम्ही फक्त सैन्याला ऑर्डर द्या, सैन्य जे आहे ते सर्व काही करून दाखवेल असं देखील त्यांनी म्हटलंय. कॅमेरामॅन विकी पवारसह प्रांजल कुलकर्णी, NDTV मराठी, नाशिक.